हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो अब तक मैंने आपको करवाया वर्चस्व क्या है और अमेरिका ने अपना वर्चस्व कैसे कायम किया। अब मैं आपको करवाऊंगी कि अमेरिका का वर्चस्व किन किन क्षेत्रों में था, अमेरिका के सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी और अमेरिका के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए देश क्या कर सकते हैं, उसके लिए सुझाव और तरीके। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो हम करवाते हैं ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इसको हम द्वितीय खाड़ी युद्ध भी कहते हैं। ये 2003 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि इराक पर अमेरिका का हमला हुआ था। पहले भी आपने देखा कि एक खाड़ी युद्ध पहले भी हो चुका है, ये दूसरा खाड़ी युद्ध था। ये 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम अभियान चलाया। इस अभियान में 40 से ज़्यादा देश शामिल थे। अमेरिका ने क्या किया कि इराक के खिलाफ एक अभियान चलाया। उसने क्या किया, इसके लिए 40 देशों को अपने अंदर मिला लिया और 19 मार्च 2003 को इन्होंने जो है ये अभियान शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमले की अनुमति नहीं दी, परंतु अमेरिका नहीं माना। इसके लिए जो है यूएनओ जो है उसने इसकी अनुमति नहीं दी थी इस हमले की, लेकिन फिर भी अमेरिका ने उसकी एक नहीं सुनी और अमेरिका ने जो है इराक के ऊपर हमला कर दिया। अब इससे पूछा गया कि हमले का क्या कारण है, हमला क्यों किया गया। तो अमेरिका ने क्या कहा कि इराक खतरनाक नरसंहार के हथियार बना रहा था, जबकि ऐसे सबूत इराक में नहीं मिले। तो उसने क्या कहा अमेरिका ने कि जो इराक के अंदर है वो बहुत सारे मानव का संहार करने के लिए बहुत सारे हथियार बना रहा है इराक, इसलिए उसे जो है मानव जाति को बचाने के लिए इराक के ऊपर हमला करना पड़ा। लेकिन उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, जो सच में उद्देश्य थे वो क्या थे कि तेल भंडार। एक तो क्या था कि आपको पता ही है अरब देशों में जो है बहुत सारे तेल के भंडार हैं और अमेरिका चाहता था कि उन तेल भंडारों पे उसका कब्जा हो ताकि वो पूरे विश्व के अंदर अपनी आर्थिक व्यवस्था और मजबूत कर सके। तो जो है तेल के भंडारों के लिए उसने उसके ऊपर हमला किया था। और दूसरा उसने क्या किया था, अपनी मनपसंद सरकार बनाना, क्योंकि वहाँ पे कौन था, वहाँ का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन था और वो अमेरिका को कोई महत्व नहीं देता था। तो इसने अमेरिका ने एक चाल चली, इसने झूठी बात कही कि यहाँ पर जो है नरसंहार के हथियार बनाए जा रहे हैं, जबकि मुख्य उद्देश्य क्या थे उसके कि वहाँ पे अपनी मनपसंद की सरकार बना लूँ और फिर उस सरकार से मनचाहा काम करवा लूँ। अगर वहाँ पे अमेरिका की मनपसंद सरकार बन जाती है तो तेल के भंडार भी उनको स्वयं मिल जाएंगे। इसमें घटना क्या घटी कि अमेरिका ने इराक पर सैन्य हमला किया। इसमें अमेरिका के 3000 सैनिक मरे, जबकि इराक के 50,000 आम नागरिक मारे गए। इराक में नरसंहार के हथियार नहीं मिले, परंतु अमेरिका ने अपने उद्देश्यों के लिए 50,000 लोगों का नरसंहार किया। इसमें अमेरिका ने इराक पे हमला कर दिया। मुख्य उद्देश्य मैं इसके बता ही चुकी हूँ कि क्या उद्देश्य थे, जबकि इसने क्या कि अपने पास से ही बना लिया कि इराक में नरसंहार के जो हथियार बन रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए 3000 सैनिक तो अमेरिका के मारे गए और 50,000 लोग इराक के मारे गए, और जो लोग मारे गए थे वो निर्दोष व्यक्ति थे, वो आम जनता थी। तो कहने वाले जो राजनीतिज्ञ हैं उन्होंने ये भी कहा कि ये नरसंहार को बचाने का काम नहीं था, इसने अमेरिका ने तो स्वयं वहाँ पर नरसंहार किया। 3000 लोग उनके खुद के मारे गए और 50,000 आम नागरिक जो है निर्दोष थे, उनका कोई इसमें लेना देना नहीं था, वो भी इसमें मारे गए। अब इस चीज़ के ऊपर अमेरिका की कमजोरी निकल के आई। क्या कमजोरियां थी अमेरिका की कि इराक में कानून व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाया। चाहे उसने युद्ध किया, चाहे उसने एक तरीके से इराक को जीत लिया, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर अपनी कानून व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाया। दूसरा क्या था कि जनता के विरोध को कम नहीं कर पाया। अब जनता को पता था कि यहाँ पे जिस मकसद के लिए अमेरिका ने जो है उन पे हमला किया, वो मकसद वो उनको पूरा नहीं करना चाहते थे। अब वो जनता जो है उसके विरोध में थी कि अब कुछ भी हो जाए हम अमेरिका की गुलामी सहन नहीं करेंगे, तो वो जनता के विरोध को कम नहीं कर पाया। तीसरा था राजनीतिक व्यवस्था में पूर्ण असफल। अब वो क्या चाहता था वहाँ कि वो अपनी मनपसंद की सरकार बनाए और वहाँ पे जो राजनीतिक प्रभुत्व हो उसी का स्थापित हो, लेकिन वहाँ पे वो ऐसा नहीं कर पाया, तो वो राजनीतिक व्यवस्था में भी पूर्ण रूप से असफल रहा। अब हम आपको करवाते हैं
अमेरिका का वर्चस्व। आपको मैंने पहले ही बताया था पिछली वीडियो में कि जो अमेरिका का वर्चस्व वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो राजनीतिक रूप में हो सकता है, वो आर्थिक रूप में हो सकता है, वो सैन्य रूप में हो सकता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको करवाएंगे सैन्य वर्चस्व। अमेरिका के पास अन्य देशों की तुलना में सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति है। एक तो सबसे पहले तो यही है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में आपको कि 75% जब इराक पे हमला किया था तो 34 देश थे जिन्होंने इराक के ऊपर हमला किया, और उन सैनिकों में 75% सेना जो थी वो किसकी थी? अमेरिका की थी। तो अमेरिका के पास जो है सैन्य शक्ति जो है बहुत ही ताकतवर थी। दूसरा है अपने से नीचे 12 देशों से भी अधिक सैन्य खर्चा। एक इसमें क्या है, ध्यान से देखना, ये अमेरिका है और ये यहाँ पे 12 देश हैं, ठीक है। ये सभी अपनी सेना पे बहुत खर्चा करते हैं। पहले नंबर पे चीन खर्चा करता है, दूसरे पे रूस करता है, तीसरे पे फ्रांस करता है, चौथे पे ब्रिटेन करता है, पाँचवें पे जापान, छठे पे जर्मनी, सातवें पे इटली, आठवें पे सऊदी अरब, नौवें पे भारत और 10वें पे दक्षिणी कोरिया और 11वें पे ऑस्ट्रेलिया। ये एक संरचना है, इस प्रकार जो है ये खर्चा करते हैं, ठीक है। लेकिन ये 12 देश जो अपनी सेना पे खर्चा करते हैं, वो 12 देशों का सैन्य खर्चा है 450 अरब डॉलर, ठीक है। अब देखिए अमेरिका, ये अमेरिका है, ये अपनी सेना पे खर्चा करता है 460 अरब डॉलर। मतलब ये अकेला 460 अरब डॉलर अपनी सेना पे खर्चा करता है, और ये 12 देश मिलके 450 अरब डॉलर अपनी सेना पे खर्चा करते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि अमेरिका जो है सैन्य खर्चा इतना करता है, तो सैन्य जो शक्ति है उसकी ताकतवर होनी है वो, ठीक है। तो ये इस मामले में भी सैन्य शक्ति में सबसे ताकतवर है। तीसरा पॉइंट क्या है? विश्व में कहीं भी वार कर सकने की क्षमता। एक अमेरिका की जो है सैन्य शक्ति इतनी पावरफुल है कि विश्व के अंदर अगर उसे कहीं भी वार करने यानी जो है हमला करने की आवश्यकता पड़ती है तो वो सक्षम है वहाँ पर हमला करने के लिए। मतलब उसकी सैन्य शक्ति बहुत ही पावरफुल है। चौथा पॉइंट है अमेरिका के पास नई तकनीकों के कई घातक हथियार। आपको पता है कि एक क्वेश्चन आया था पिछली वीडियो में, मैंने आपको करवाया था कि इसने स्मार्ट बम्बों का यूज किया, प्रयोग किया, इसलिए उस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध कहा जाता है। तो इसके पास ऐसी ऐसी तकनीक हैं और ऐसे ऐसे उन तकनीकों के द्वारा इसने हथियार बना रखे हैं कि कहीं भी मार नहीं खा सकता। उसके बाद आती है वीटो पावर। यूएनओ के अंदर, यूएनओ क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र परिषद। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जहाँ पर बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। ये वीटो पावर 5 देशों के पास है, जिनमें से अमेरिका भी एक देश है। ये एक ऐसी पावर है कि अगर कोई देश अपने किसी कार्य के लिए वहाँ पे सहमति चाहता है और 4 देश मान जाते हैं और एक देश मना कर देता है तो वो काम मना ही होता है। तो अमेरिका के पास ये बहुत बड़ी पावर है जिसके बलबूते पे ये जिस चीज़ को चाहे हाँ कर सकता है और जिस चीज़ को चाहे ना कर सकता है। उसके बाद आती है बड़ी आर्थिक शक्ति। एक इसके पास जो है बहुत ही आर्थिक शक्ति बहुत ही मजबूत है, मतलब पैसे के मामले में बहुत ही सशक्त है। इसने जो पिछला युद्ध किया, कौन सा युद्ध किया? द्वितीय खाड़ी युद्ध किया, वो तेल के लिए किया। अब तेल के भंडार इसके पास हैं, तेल को ये बेच रहा है तो उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया। ऐसे ऐसे जो है इसने बहुत सारी जो है आर्थिक शक्ति अपनी मजबूत कर रखी है। तो आपको सभी को पता है कि पैसा होगा तो जो है हर चीज़ संभव है। तो इसके पास बड़ी आर्थिक शक्ति, इसलिए इसकी सेना भी जो है वो ताकतवर है। तो अब तक हमने किया सैन्य वर्चस्व और अब हम करेंगे आर्थिक वर्चस्व। आर्थिक वर्चस्व और ढांचागत ताकत एक ही पर्सन है। ये दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व के बारे में बताइए या ढांचागत ताकत के रूप में अमेरिकी वर्चस्व के बारे में बताइए। तो इसका जो है ढांचागत ताकत का क्या अर्थ है? अर्थव्यवस्था। अर्थ क्या होता है? पैसा, और व्यवस्था होता है व्यवस्थित तरीके से जो पैसे का यूज करके और पैसा कमाया जाता है उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें पूंजी भी आती है और व्यापार भी आता है। उसके बाद देखिए कि अमेरिका आर्थिक रूप से दुनिया में सबसे ताकतवर है। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि अमेरिका के पास जो है बहुत ताकत है, चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे वो सेना के रूप में हो, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से है। तो आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत है। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 24% भागीदारी है। अब आप सबको पता है विश्व यानी देश कितने हैं? 215, ठीक है। 215 देशों में अकेला अमेरिका 24% अपनी भागीदारी निभाता है। बाकी 76% जो है 215 देश जो है अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो सबसे मजबूत भागीदारी हुई अमेरिका की। उसके बाद आता है विश्व के कुल व्यापार का 14% हिस्सेदारी
अमेरिका की है। अब जो है ये व्यापार के अंदर मतलब व्यापार कुल 100% व्यापार है पूरे विश्व में, तो 14% अकेला अमेरिका व्यापार करता है, उसकी व्यापार के अंदर 14% हिस्सेदारी है। तो इससे आपको पता ही लग गया होगा कि इसकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। दूसरा पॉइंट है सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने में अमेरिका का योगदान है। तो जो विश्व के अंदर सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन है या गरीब देशों को उन वस्तुओं को मुहैया करवाने का जो काम है वो अमेरिका का इसका जो है अहम योगदान रहा है। सार्वजनिक वस्तु किसे कहते हैं? सार्वजनिक वस्तु ऐसी वस्तु हैं जिनका प्रयोग हर कोई कर सकता है, ऐसी वस्तुओं को सार्वजनिक वस्तु कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है समुद्री व्यापार मार्ग। तो ये क्या है? ये भी जो है अमेरिका का आर्थिक वर्चस्व दिखा रहा है। कैसे? सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सी मतलब क्या होता है? सी लाइन्स समुद्री व्यापार मार्ग, इसे SLOC भी कहते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज करते हैं। आप सबको पता है कि मान लो ये देश है, ठीक है, अब ये देश जो है और ये जो है इनके पास क्या है? समुंदर है। तो इस देश का सामान समुंदर के रास्ते से इस देश में जाएगा, तो यहाँ भी क्या होगे? मार्ग होगे। ऐसे ही बहुत सारे जो है समुद्री मार्ग होते हैं। इन मार्गों के ऊपर जो नियम बनते हैं वो नियम बनाता है अमेरिका। ठीक है, तो ये क्या है कि वह समुद्री व्यापार मार्गों पर अपने नियम बनाता है। पहले यह नियम कौन बनाता था? ब्रिटेन नौसेना बनाती थी, लेकिन जब सोवियत संघ खत्म हो गया और अमेरिका का वर्चस्व शुरू हुआ, उसके बाद से नियम अमेरिका बनाता है। अब तीसरा पॉइंट है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? आप सभी परिचित हो इंटरनेट से। इंटरनेट के बिना कोई भी काम नहीं होता। आजकल जो है शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में कुछ भी है वो इंटरनेट के माध्यम से ही किया जाता है। इंटरनेट के माध्यम से ही हमें एक देश से दूसरे देश की खबरों का पता लगता है। तो ये इंटरनेट आया कहाँ से? इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना की देन है। इंटरनेट से पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह परियोजना 1950 में, कब? 1950 में शुरू हुई थी। इंटरनेट उपग्रहों की वैश्विक व्यवस्था पर निर्भर करता है। किस पर? उपग्रहों की वैश्विक व्यवस्था पर। और आज सबसे ज़्यादा उपग्रह अमेरिका के हैं। आप सबको पता होगा कि इंटरनेट ऐसे ही नहीं चलता, ये हम नॉर्मली चला लेते हैं, लेकिन ये किससे चलता है? ये उपग्रह जो है वो स्थापित किए जाते हैं और उनके माध्यम से इंटरनेट चलता है। और ये उपग्रह जो है सबसे ज़्यादा अमेरिका के हैं। और ये किसने शुरुआत की थी? 1950 में अमेरिका के जो सैन्य अनुसंधान परियोजना थी उसने इस इंटरनेट की शुरुआत की थी। तो इस पे भी किसका वर्चस्व हुआ? अमेरिका का वर्चस्व स्थापित है। अमेरिका का आर्थिक वर्चस्व इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका आर्थिक रूप से बहुत ताकतवर है। ये ताकतवर क्यों है? क्योंकि विश्व के अंदर एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर अग्रणीय 3 कंपनियां अमेरिका की ना हो। कहने का क्या मतलब है? आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो धातु है, किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, अगर वो कंपनियाँ हैं तो पहली 3 कंपनियों में अमेरिका का नाम जरूर आता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? व्यापार में ये अमेरिका इतना आगे क्यों है? क्योंकि व्यापार की शुरुआत ही अमेरिका से हुई थी। अमेरिका ने जो है MBA की शुरुआत की थी। MBA क्या होता है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब व्यापार कैसे किया जाता है और उसके क्या क्या नियम है, वो सारी चीज़ें जो है शुरुआत अमेरिका से ही हुई थी। इसने पहला बिजनेस स्कूल 1881 में खोला और वहाँ कोर्स करना जो है 1900 में उसकी शुरुआत कर दी थी कि यहाँ पर जो है MBA करवाना शुरू हुआ था 1900 के अंदर। अब आता है तीसरा सांस्कृतिक वर्चस्व। सांस्कृतिक वर्चस्व का क्या अर्थ है? इसमें आती है वेशभूषा, खान पान, भाषा, रीति रिवाज आदि। आप सभी को पता है कि जो शीत युद्ध हुआ था उसके बाद जो सोवियत संघ था उसका विघटन हो गया और वर्चस्व किसका हो गया? विश्व के अंदर अमेरिका का। तो जो सोवियत संघ की साम्यवादी सोच थी वो एक तरीके से ख़त्म हो गई और अमेरिका की पूंजीवादी जो विचारधारा थी उससे लोग प्रभावित होने लगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये सोवियत संघ की साम्यवादी सोच अगर इतनी अच्छी होती तो उसका विघटन नहीं होता। तो सभी जो है पूंजीवादी विचारधारा को मानने लगे। आज अमेरिका की संस्कृति जैसे खान पान, वेशभूषा, भाषा, रीति रिवाज संपूर्ण विश्व अपना रहा है। आप सभी को पता है कि अगर आप छोटे से छोटे गांव में भी जाते हो, किसी में भी, चाहे भारत के किसी भी गांव में भी लगा लो, तो वहाँ पे आप सबको क्या मिलेंगी? वहाँ बच्चे चिप्स खाते मिलेंगे, कुरकुरे खाते मिलेंगे। क्या ये भारत की संस्कृति है? नहीं।
ये भारत की संस्कृति नहीं है। ये हमने कहाँ से अपनाई? अमेरिका से अपनाई। तो अमेरिका की संस्कृति इतनी लुभावनी है कि सब उसको बिना किसी दबाव के अपना रहे हैं। सबको जो है कपड़े हैं, खान पान है, वो इतना अच्छा लग रहा है कि अमेरिका का कोई दबाव नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसको अपना रहे हैं और उसे क्या मानते हैं? उसे आधुनिकता का प्रतीक मानते हैं। उदाहरण स्वरूप जो नीली जीन्स है वो क्या है? वो हमारे देश की नहीं है, वो किसकी है? अमेरिका की है। लेकिन यहाँ भारत के अंदर भी लोग बड़े चाव से उसको पहनते हैं। छोटे से छोटे गांव तक जो है वो पहुँच चुकी है। चिप्स और कुरकुरे हैं, ये हमारे देश के नहीं हैं, ये कहाँ के हैं? ये अमेरिका की संस्कृति है। यहाँ भी लोग जो है चिप्स, कुरकुरे, पिज्ज़ा, बर्गर बहुत ही चाव से खाते हैं। मतलब किसी दूसरे देश की वेशभूषा, खान पान, भाषा, रीति रिवाज को इतने सामान्य तरीके से अपनाना कि वो ऐसा लगे ही ना कि दूसरे देश की है, वो उसके सामान्य रूप से उसके अभ्यस्त हो जाना ही सांस्कृतिक वर्चस्व कहलाता है। अब तक हमने अमेरिका के वर्चस्व को पढ़ा, जिसमें हमने सैन्य वर्चस्व, आर्थिक वर्चस्व और सांस्कृतिक वर्चस्व के बारे में जाना। अब हम देखेंगे कि जो अमेरिका का जो वर्चस्व है उसके मार्ग में क्या क्या बाधाएं हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई तरीके से पूछा जाता है कि अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में क्या क्या बाधाएं हैं, या फिर अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में क्या अवरोध हैं, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। इन तीनों का जो है एक ही आंसर बनता है। अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उसकी खुद की संस्थागत बनावट। वहाँ पर क्या है कि शक्तियों का बंटवारा 3 अंगों में किया गया है। जैसे भारत में है कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका, ऐसे ही वहाँ पर भी 3 अंगों में जो है इसका बंटवारा किया गया है। और तीनों ही अंग क्या हैं? वो एक दूसरे से स्वतंत्र है। मतलब अगर कोई एक अंग कोई फैसला लेता है तो दूसरे जो है बाध्य नहीं है उसको मानने के लिए। तो वहाँ पर क्या है, वो स्वयं तीनों ही अलग अलग रूप से स्वतंत्र हैं। कार्यपालिका सैन्य शक्ति में रोक लगा सकती है। अमेरिका जो है वो एक ऐसा देश है जो दूसरों पे हमला बिना किसी कारण के कर देता है, जैसे इराक के अंदर आपने देखा प्रथम खाड़ी युद्ध के अंदर। लेकिन कार्यपालिका जो है उस सैन्य शक्ति पर रोक लगा सकती है। तो ये भी जो है एक उसके सामने चुनौती है। दूसरा पॉइंट आता है उन्मुक्त समाज। उन्मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र। जो अमेरिका के लोग थे उनकी जो सोच थी वो स्वतंत्र रूप से थी, उनकी जो तकनीकी जागरूकता थी वो बहुत तेज़ थी और उन्हें वहाँ की शासन व्यवस्था का पता था कि ये शासन व्यवस्था कैसी है, कैसे इसके अंग कार्य करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जो शासन के उद्देश्य थे और ढंग थे वो हमेशा ही जनता के लिए संदेहप्रद रहे। कौन सी जनता के लिए? अमेरिका की जनता के लिए। अब इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ खाड़ी युद्धों का। जो इराक के अंदर युद्ध हुए उसमें अमेरिका की सरकार ने लोगों को ये बताया कि वहाँ पर ऐसे हथियार बन रहे हैं जो नरसंहार का कारण बन सकते हैं, मानव जाति के लिए खतरा है। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तेल का था, वहाँ की सरकार को बदलने का था। और उनका जो तरीका था, ढंग था, वो बिल्कुल ही गलत था। जो अमेरिका की जो जनता है उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो वहाँ के जो लोग हैं, अमेरिका के जो लोग हैं, वो नाराज़ थे अमेरिका की सरकार से। ठीक है। तीसरी चुनौती है नाटो। नाटो आप सभी को पता है, जब शीत युद्ध हुआ तो नाटो का गठन अमेरिका ने किया था और उसमें बहुत सारे देश शामिल हुए थे। तो उसमें क्या है कि नाटो आज अमेरिका के लिए ही एक चुनौती बन गया है। कैसे बन गया है कि जो नाटो के अंदर जो देश थे वो देश ही अब अमेरिका के सामने खड़े होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो ये भी एक उसके लिए चुनौती बन गया है। फिर आता है आर्थिक क्षेत्र में चुनौती। अमेरिका के साथ साथ भारत, चीन, जापान और यूरोपीय संघ आदि ऐसे देश हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं और नई नई तकनीकों का जो है खोज वो कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आर्थिक क्षेत्र में भी ये देश अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा कि अमेरिकी वर्चस्व के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, बाधाएं थी। अब हम वर्चस्व से निपटने के क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं, उनके बारे में आपको बता रहे हैं। पहला है NGO, मीडिया, बुद्धिजीवी, लेखक, कलाकार सभी मिलकर अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिरोध करें, मतलब उसका बहिष्कार करें। क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि जो है अमेरिका कैसे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे तरीके अपनाता है। तो अगर सभी इसका विरोध करें तो इसके वर्चस्व की समाप्ति हो सकती है। तो दूसरा सुझाव है बैंड वैगन की नीति अपनाकर। बैंड वैगन की नीति क्या होती है कि एक ताकतवर देश के साथ मिलकर अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसकी चापलूसी करना, यानी जैसा देश वैसा भेष होकर जो काम करता है उसे बैंड वैगन की नीति कहते हैं।
पॉइंट है, भारत, चीन, रूस जैसे देश एक साथ हो जाएं। कहने का मतलब है जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं वो सारे मिलके अमेरिका का सामना करें तो क्या है, उसका वर्चस्व समाप्त हो सकता है। अगला पॉइंट है, कोई देश अपने को अमेरिकी नज़रों से छिपा ले। एक क्या होता है, आपको पता है कि मतलब अमेरिका के सामने आए ही ना, उसको क्या है, उसकी नज़रों से छिप जाए। लेकिन भारत जैसा बड़ा देश उसकी नज़रों से नहीं छिप सकता, क्योंकि भारत का क्या है कि वो सैन्य रूप से भी आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ होता जा रहा है और उसको छिपाया नहीं जा सकता। तो ये है वर्चस्व से निपटने के सुझाव या तरीके। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हैं तो इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। बाय बाय, टेक केयर।